चैप्टर चल रहा है हमारा, इसमें सेकंड क्लास हम अभी देख रहे हैं। तो प्रीवियस क्लास में हमने देखा फिजिक्स क्या चीज़ है, स्टडी ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी इज़ द क्वांटिटी विच कैन बी मेजर्ड। मेजर करने के बाद जो वैल्यू मिलता है, मेजर्ड वैल्यू, उसको मैग्नीट्यूड कहा जाता है। और फिजिक्स जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का स्टडी है। तो इस फिजिकल क्वांटिटीज़ में दो टाइप हैं। एक ऐसे क्वांटिटीज़ है कुछ जिनके लिए डायरेक्शन का कोई मतलब नहीं है, जिनको स्केलर्स कहा जाता है। और एक ऐसे क्वांटिटीज़ हैं जिनके लिए डायरेक्शन का मतलब है, उनको वेक्टर्स कहा जाता है। और वेक्टर्स में आगे की कहानी में हमने देखा वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। स्ट्राइट लाइन विथ एरो मार्क से वेक्टर को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर वेक्टर को डिनोट कैसे किया जाता है, सिंबल क्या है, कैसे वेक्टर को मतलब किसी को हम बोल सकते, कम्युनिकेट कर सकते हैं कोई चीज़ वेक्टर है बोल के, ये नाम का क्वांटिटी वेक्टर है, तो हम क्या लिखेंगे, ये लिख के ऊपर बार लिखेंगे, सो दैट वी कैन कम्युनिकेट दैट द क्वांटिटी इज ए वेक्टर। फिर इसमें टाइप्स हमने देखा, नल वेक्टर, इक्वल वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर, यूनिटी वेक्टर, फिर और भी अदर टाइप्स हमने देखा। तो ये टाइप्स की कहानी खत्म हो गई और अब हम को शुरू करना है एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स शुरू करने से पहले लेट मी डिस्कस अबाउट डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट एक फिजिकल क्वांटिटी है। इस फिजिकल क्वांटिटी के बारे में मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि कोई भी वेक्टर, बहुत सारे वेक्टर्स हैं जैसे कि वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट जो फिजिकल क्वांटिटी है ये भी वेक्टर है। तो डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स और भी बहुत सारे हैं जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ वेक्टर्स आर देयर। एवरी वेक्टर इज ए वेक्टर ओनली बिकॉज डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर। ये डिस्प्लेसमेंट नाम का क्वांटिटी अगर वेक्टर नहीं होता अगर, तो फिर कोई भी वेक्टर होता ही नहीं। नोबडी इज गोइंग टू बी वेक्टर। नो वन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी विल बिकम वेक्टर इफ डिस्प्लेसमेंट इज नॉट ए वेक्टर। अगर डिस्प्लेसमेंट वेक्टर नहीं होता तो फिर कोई भी वेक्टर नहीं होता। सो मैं कहता हूं डिस्प्लेसमेंट को एज ए बेसिक वेक्टर। इसको मैं कहता हूं, डिस्प्लेसमेंट को मैं कहता हूं बेसिक वेक्टर, सारे वेक्टर्स का बाप, फादर ऑफ वेक्टर यू कैन से। ये वेक्टर, ये क्वांटिटी, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी वेक्टर होने की वजह से ही बाकी सारे क्वांटिटीज वेक्टर्स बन रहे हैं, अदरवाइज कोई भी वेक्टर नहीं बना होता। दैट्स व्हाई आई एम कॉलिंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर एज अ बेसिक वेक्टर। सो डिस्प्लेसमेंट के बारे में थोड़ा सा जानकारी यहाँ पे हम लेंगे, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। कोई पार्टिकल यहां से शुरू करके ऐसे कुछ ट्रैवल करते हुए मान लो यहां कहीं पहुंच रहा है। कोई पार्टिकल यहां से शुरू करके कोई तो रास्ते में ट्रैवल करते हुए, ये कोई तो रास्ते में ट्रैवल करते हुए पार्टिकल पहुंच रहा है यहां पे। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट, ये दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला जो लाइन है, ये दोनों पॉइंट्स को डायरेक्टली कनेक्ट करने वाला जो स्ट्राइट लाइन है, लग रहा है स्ट्राइट है कि नहीं है, नहीं तो फिर बना लेते हैं। ये दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करने वाला स्ट्राइट लाइन जो है, दिस पर्टिकुलर स्ट्राइट लाइन फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द जर्नी टू फाइनल पॉइंट विथ एरो मार्क इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट का सिंबल है यस बार। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का सिंबल है यस, यस यूज किया जाता है डिस्प्लेसमेंट के लिए, और ये वेक्टर है इसीलिए बार वहां पे लिखा गया है। ओके, सो कोई पार्टिकल कुछ तो रास्ते में ट्रैवल करते हुए इनिशियल पॉइंट से, कोई तो इनिशियल पॉइंट से शुरू करके कोई तो फाइनल पॉइंट पे अगर पहुंच रहा है, तो फिर द डायरेक्ट स्ट्राइट लाइन विथ एरो मार्क फ्रॉम इनिशियल पॉइंट ऑफ द जर्नी टू फाइनल पॉइंट ऑफ द जर्नी इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। और यहां से लेकर यहां तक जो भी लेंथ होगा वही इसका मैग्नीट्यूड होगा। जो भी इसका लेंथ होगा, ये तो डायरेक्ट लेंथ ही मैग्नीट्यूड है, लेंथ तो प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड की बात नहीं है। लेंथ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऐसी बात नहीं है, लेंथ ही मैग्नीट्यूड है यहाँ पे। अगर वेलोसिटी वेक्टर को मैं ऐसे दिखा रहा हूं, अगर वेलोसिटी वेक्टर को ऐसे मैं दिखा रहा हूं, तो फिर ये लेंथ प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन यहाँ पे जो लेंथ है इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक, जो भी लेंथ है वही इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। डायरेक्शन तो क्लियरली दिखाई दे रहा है। यू कैन से रिगार्डिंग डायरेक्शन ऑल्सो, क्या बोल सकते हैं, इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के तरफ जो डायरेक्शन बनता है वही डायरेक्शन टुवर्ड्स फाइनल पॉइंट फ्रॉम इनिशियल पॉइंट। Towards final point from initial point, whatever direction is going to develop, that is only the direction of displacement vector, and the length of the straight line from initial point to final point is going to be the magnitude of the displacement vector. ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की बात हुई। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बेसिक वेक्टर है और इसीलिए वेक्टर्स में आगे की बातों को
डिस्कस करने से पहले डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या है बताया मैंने। तो आगे की बातों में खास बात दैट इज एडिशन ऑफ वेक्टर्स। एडिशन ऑफ वेक्टर्स, दो वेक्टर्स को ऐड करने की कहानी हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। दो वेक्टर्स को ऐड करने की कहानी। मान लो कोई पार्टिकल ये नाम के पॉइंट से निकलकर बी नाम का पॉइंट तक ट्रैवल किया, फिर बी नाम के पॉइंट से लेकर सी नाम के पॉइंट तक ट्रैवल किया। तो ये से लेकर बी तक की जो जर्नी है, ये से लेकर बी तक की जर्नी में जर्नी कैसे भी हुआ हो, पार्टिकल ये से निकलकर बी तक पहुंचा, ऐसे डायरेक्टली पहुंचा हो या ऐसे पहुंचा हो या ऐसे पहुंचा, कैसे भी पहुंचने दो। अगर कोई पार्टिकल ए से निकलकर बी तक पहुंच रहा है तो फिर ए से लेकर बी तक स्ट्राइट लाइन विद एरो मार्क जो भी बनता है दैट इज गोइंग टू बी द डिस्प्लेसमेंट। और उसके बाद पार्टिकल ने क्या किया, बी से लेकर सी तक जा रहा है तो फिर ये भी होगा एक और डिस्प्लेसमेंट। तो ये पूरा जर्नी जो है, ये पूरे जर्नी को दो पार्ट्स में हम देख रहे हैं, पहला ए जर्नी, बाद में ए वाला जर्नी। ए से लेकर बी तक की जर्नी के बारे में बात करेंगे तो फिर ये होगा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो ये हुआ डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन द फर्स्ट जर्नी, और ये सेकंड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हुआ। और हम अभी देखने वाले हैं कंप्लीट जर्नी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होगा। कंप्लीट जर्नी में डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कौन होगा ये हमको देखना है। तो फिर से रिपीट करता हूं कहानी को। यहाँ पे दो बातें हुए हैं, दो कहानियां हैं, फिर पूरी कहानी को कंबाइन करके फिर हम देख रहे हैं। तो पहला कहानी में पार्टिकल ए से लेकर बी तक जा रहा है और इस कहानी में ये होगा डिस्प्लेसमेंट। दूसरी कहानी में पार्टिकल बी से सी पे जा रहा है तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड जर्नी। यू कैन से S1 इज द डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट जर्नी, S2 इज द डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड जर्नी, ऐसा हम बोल सकते हैं। अब मैं क्या देखना चाहता हूँ, ये पूरा जर्नी के बारे में डिस्कस करना चाहता हूँ। ये पूरा जर्नी के लिए फॉर दिस एंटायर जर्नी दिस इज गोइंग टू बी द इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज गोइंग टू बी द फाइनल पॉइंट ऑफ द कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे, फाइनल पॉइंट यहाँ पे है, मतलब कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए ऐसे। दिस मस्ट बी द डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट जर्नी, जिसको मैं S बार कहता हूं। तो यहाँ पे ये पहला जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये दूसरा जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट हुआ, और ये कंप्लीट जर्नी के लिए डिस्प्लेसमेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक हुआ। तो ये जो कहानी यहाँ पे बन रही है, इसी के लिए लेट अस राइट सम इक्वेशन। इस कहानी के लिए कुछ इक्वेशन लिखते हैं। मैं लिखता हूं यहाँ पे कंप्लीट जर्नी is nothing but first journey plus second journey। कंप्लीट जर्नी कहां से बन रहा है, पहला जर्नी एक जर्नी, ये दोनों कंबाइन करके ही ना, पहला कुछ तो जर्नी बना, बाद में कुछ तो जर्नी बना, ये दोनों को कंबाइन करेंगे तो बन रहा है कंप्लीट जर्नी। वही बात मैं लिखा है यहाँ पे, कंप्लीट जर्नी बन रहा है फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी को कंबाइन करने से। ये दोनों जर्नी कंबाइन करेंगे तो हो जाएगा कंप्लीट जर्नी। फर्स्ट जर्नी में डिस्प्लेसमेंट S1 बार है, सेकंड जर्नी में डिस्प्लेसमेंट S2 बार है, कंप्लीट जर्नी में डिस्प्लेसमेंट S बार है। कंप्लीट जर्नी बन रहा है फर्स्ट जर्नी और सेकंड जर्नी को कंबाइन करने से बन रहा है। सो फर्स्ट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट प्लस सेकंड जर्नी में जो भी डिस्प्लेसमेंट बनता है, कॉम्बिनेशन ऑफ दिस टू मींस एडिशन ऑफ दिस टू, सम ऑफ दिस टू मस्ट बी इक्वल टू द डिस्प्लेसमेंट इन द कंप्लीट जर्नी। कंप्लीट जर्नी जो है बन रहा है फर्स्ट जर्नी प्लस सेकंड जर्नी से, सो S बार मस्ट बी इक्वल टू नथिंग बट डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट जर्नी मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट जर्नी प्लस डिस्प्लेसमेंट सेकंड। अब देखो ये वैल्यू कुछ 4 है, ये वैल्यू कुछ 5 है, ये 4 है, ये 5 है, तो ये लेंथ जो है कितना होगा, अगर पेपर पे बना के देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा। ये जो है 9 से कम होगा, और उसी बात को यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो चाकू दिखाई दे रहा है ना, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, ओके, यहाँ से लेकर यहाँ से लेकर यहाँ, ये S1 है मान लो। फिर S2 कैसे है, S2 यहाँ से ऐसे, इसी ना वहाँ पे डायग्राम है ऐसे, ये S1 और ये S2, इसको मैंने कहा 4, इसको मैंने कहा 5। अब ये इंक्लाइन ना रखते हुए इसको मैं ऐसे कर देता हूँ, हॉरिजॉन्टल बना देता हूँ, ऐसे बना देता हूँ, ठीक है। अब ये 4 है, इतना जो है 4 है, इतना जो है 4 है, और ये जो है 5 है, तो ये 4 ये 5 है। तो इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट तक कंप्लीट जर्नी का इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है और कंप्लीट जर्नी का फाइनल पॉइंट यहाँ पे है। तो कंप्लीट जर्नी का इनिशियल पॉइंट से कंप्लीट जर्नी का फाइनल पॉइंट तक जो स्ट्राइट लाइन है वो बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन कंप्लीट जर्नी। ऐसा अगर जर्नी है, पहला जर्नी ऐसे है, दूसरा जर्नी ऐसे है, तो ये कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, नथिंग बट 4 + 5 9 हो जाएगा। मतलब फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट ऐसे है, सेकंड कंटिन्यूएशन में उसी डायरेक्शन में है अगर, तो कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट 9 हो जाएगा। अब सेकंड जर्नी का डिस्प्लेसमेंट ऐसे ना रहते हुए ऐसे है, तो डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट जर्नी का ऐसे होगा, जो 9 से थोड़ा कम होगा। इसको ऐसे करूंगा तो 9 से और कम होगा, इसको ऐसे करूंगा तो 9 से और कम होगा। सेकंड रिपीट कर रहा हूं, देख लो एक बार। हां, फर्स्ट जर्नी ऐसे है, सेकंड जर्नी वहां से आगे कंटिन्यू अगर होता है तो कंप्लीट जर्नी यहां से लेकर यहां तक जो बनता है 4 + 5 9 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे सेकंड जर्नी को मैं ऐसे कर दूंगा, मतलब इस डायरेक्शन में सेकंड जर्नी अगर है, सेकंड जर्नी का डायरेक्शन अगर मैंने बदल दिया, सेकंड जर्नी का डायरेक्शन फर्स्ट जर्नी ऐसे है, सेकंड जर्नी डायरेक्शन बदल के ऐसे ऊपर आ रहा है, तो ये होगा डिस्प्लेसमेंट जो 9 से कम होगा। यहाँ से ये जो है ये बनता है डिस्प्लेसमेंट, ये बनता है डिस्प्लेसमेंट जो 9 से कम हो जाए। इसको मैं ऐसे करूंगा तो और कम होगा, इसको मैं ऐसे करूंगा तो ये इनिशियल पॉइंट या फाइनल पॉइंट और कम हो जाएगा। लाइक दैट ये दो जर्नी का कंबाइंड इफेक्ट, एक जर्नी एक और जर्नी, दो जर्नी का कंबाइंड इफेक्ट जो है क्या होगा, इसका वैल्यू अगर हमने लिया है 4, इसका वैल्यू अगर हमने लिया है 5, तो इसका वैल्यू 9 हो सकता है, नहीं हो सकता है, हो सकता है, होगा गारंटी नहीं है,
एक जर्नी यहाँ से यहाँ तक है, दूसरा जर्नी यहाँ से कंटिन्यूएशन में अगर है तो फिर ये 4+5 कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट 9 हो जाएगा। अगर दूसरा जर्नी ऐसे है तो 9 से कम होगा, तो ये 9 से कम 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है। सो ये 4 और 5 का कंबाइंड इफेक्ट जो है, इसका मैग्नीट्यूड तो 4 ही है, इसका मैग्नीट्यूड 4, इसका मैग्नीट्यूड 5, लेकिन ये दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है 9 बन सकता है, 8 बन सकता है, 6 बन सकता है, बहुत कुछ अलग अलग वैल्यूज बन सकते हैं। वैसे सिंपल एडिशन की बात करेंगे, सिंपल एडिशन में 4+5, सिंपल एडिशन में 4+5 9 ही होता है, 9 ही होता है। लेकिन यहाँ पे 4+5 क्या हो रहा है, 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट एंड सेकंड डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन ऐसे है, ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन इधर है, उसी के डायरेक्शन में सेकंड डिस्प्लेसमेंट भी अगर है, उसी के डायरेक्शन में अगर सेकंड डिस्प्लेसमेंट भी है, अगर ऐसे है अगर, तो फिर ये 4 ये 5 9 हो जाएगा। मतलब क्योंकि कंप्लीट जर्नी का डिस्प्लेसमेंट यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर ये सेकंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन बदल गया तो फिर सेकंड डिस्प्लेसमेंट डायरेक्शन बदल गया तो फिर क्या होगा, 9 से थोड़ा कम हो जाएगा। और इसको मैं ऐसे कर दूंगा तो और कम होगा, और कर दूंगा तो और कम होगा, और कर दूंगा तो और कम होगा, लाइक दैट। ये दोनों के बीच का एंगल बदलते रहेगा, तो फिर 4+5 का वैल्यू 9 से बदल के 8 6 7 कुछ तो अलग अलग वैल्यूज बनते रहेंगे। दिस इज हाउ, दिस इज नॉट ये, दिस इज हाउ, दिस इज नॉट ये सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन नहीं है, सिंपल एडिशन में 4+5 9 ही होता है, लेकिन यहाँ पे 4+5 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर्स। कुल मिला के यहाँ जो एडिशन की बात हम कर रहे हैं ये वेक्टर एडिशन है, नॉट द सिंपल एडिशन। दिस एडिशन इज डिफरेंट फ्रॉम सिंपल एडिशन। सिंपल एडिशन की बात करना है तो हम 11th में क्यों बात करेंगे, फर्स्ट क्लास में बात करेंगे। तो 11th क्लास में जो हम बात कर रहे हैं ये सिंपल एडिशन से हटकर थोड़ा अलग टाइप का एडिशन यहाँ पे हो रहा है, जिसको कहेंगे एडिशन, मतलब वेक्टरों का एडिशन या फिर एडिशन ऑफ वेक्टर्स। तो जब भी यहाँ पे बार है तो समझ लेनी चाहिए वेक्टरों का एडिशन है। सिंपल एडिशन के लिए, वेक्टरों का एडिशन के लिए सिंबल तो वही है, बार रहेगा तो वेक्टरों का एडिशन की बात हो रही है, बार नहीं रहेगा तो फिर सिंपल एडिशन की बात हो रही है। अगर किसी ने पूछा 4+5 कितना है तो आंसर हो जाएगा 9। अगर किसी ने पूछा 4 बार प्लस 5 बार इज इक्वल टू कितना है तो फिर आंसर 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द टू वेक्टर्स। दिस इज द डिफरेंट टाइप ऑफ एडिशन व्हिच इज कॉल्ड एज वेक्टर एडिशन। तो इसमें जो डायग्राम हमको देखने को मिल रहा है, जो डायग्राम हमको देखने को मिल रहा है उसी को एक स्टेटमेंट बनाएंगे। जो भी डायग्राम में देखने को मिल रहा है उसी से एक स्टेटमेंट अगर हम बनाएंगे, एक सेंटेंस अगर बनाएंगे तो उसको कहते हैं ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला देखो कहता है ट्रायंगल ला। एक वेक्टर है, एक और वेक्टर है, एक वेक्टर ऐसे है, दूसरा वेक्टर ऐसे। एक वेक्टर अगर ऐसे होता, दूसरा वेक्टर अगर ऐसे होता तो ये दोनों अपोजिट ऑर्डर में है कहे जाएंगे। दिस टू आर कॉल्ड एज इन अपोजिट ऑर्डर। ये दोनों अपोजिट ऑर्डर में है कहलाएंगे। और ऐसे और उसी कंटिन्यूएशन, इसको कहेंगे सेम ऑर्डर। एक और वेक्टर ऐसे है तो तीनों सेम ऑर्डर, एक और ऐसे चारों सेम ऑर्डर, एक और ऐसे सब सेम ऑर्डर। एक ऐसे जा रहा है, मतलब एक जन ऐसे हुआ, दूसरा जन इधर से इधर आ रहा है अगर, तो उसको कहेंगे अपोजिट ऑर्डर। तो फिलहाल डिस्प्लेसमेंट की कहानी से हम ऊपर उठ के ये सबको सिंपली वेक्टर्स कहेंगे। ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है। अब मुझे बार बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहना मेरा इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि जो भी डिस्प्लेसमेंट के साथ होगा सारे वेक्टरों के साथ वही होगा। तो ये एक वेक्टर है, एक और वेक्टर है, दो वेक्टर्स यहाँ पे कैसे हैं, ऑर्डर में है। दो वेक्टर्स यहाँ पे ऑर्डर में है, दो वेक्टर्स ऑर्डर में है, एक ही ऑर्डर में है, सेम ऑर्डर में है। ऑर्डर में है बोल सकते हैं, सेम ऑर्डर में है बोल सकते हैं। तो दो वेक्टर्स अगर सेम ऑर्डर में है तो फिर दो वेक्टर्स सेम ऑर्डर में है, वो भी कैसे हैं, ट्रायंगल के साइड जैसा। एक ट्रायंगल के साइड, एक और ट्रायंगल के साइड, एक ट्रायंगल के साइड, एक और ट्रायंगल के साइड। ट्रायंगल के साइड से जैसे दो वेक्टर्स ऑर्डर में रखे गए हैं, तो उस ट्रायंगल का थर्ड साइड जो है वो होगा इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन, इन दोनों का एडिशन। ये जो है इसको कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ S1 बार कामा इन दोनों का एडिशन। ये जो मिला ना रिजल्ट है ना, ये दोनों का एडिशन का रिजल्ट ये है, इसको कहते हैं रिजल्टेंट ऑफ S1 बार S2 बार। तो ये अगर दो वेक्टर्स हैं तो ट्रायंगल का तीसरा साइड जो है इन दोनों का रिजल्टेंट होगा। दैट इज द स्टेटमेंट ऑफ ट्रायंगल ला। लिखेंगे तो बातें कैसे बन गई देख लो। कोई पार्टिकल यहाँ से निकलकर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से निकलकर यहाँ गया, इसको मैं पहला जर्नी, इसको दूसरा जर्नी कहूंगा, तो ये हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट जर्नी, ये हुआ डिस्प्लेसमेंट इन सेकंड जर्नी। दोनों जर्नी को कंबाइन करेंगे तो कंप्लीट जर्नी मिलेगा। सो ये एक एक जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट बन रहे हैं उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया, कंप्लीट जर्नी में जो डिस्प्लेसमेंट बन रहा है वो यहाँ पे मैंने लिख दिया। तो इन दोनों का एडिशन ये होता है। और ये जो एडिशन है सिंपल एडिशन नहीं है, वेक्टरों का एडिशन है। बार रहेगा तो वेक्टरों का एडिशन है, बार नहीं रहेगा तो सिंपल एडिशन है। सिंपल एडिशन के लिए ये सिंबल है, वेक्टरों का एडिशन के लिए भी वही सिंबल है, वेक्टरों का एडिशन में भी वही सिंबल यूज किया जाता है, लेकिन यहाँ पे वेक्टर्स रहते हैं। तो वेक्टरों का एडिशन में क्या हो रहा है, ये अगर 4 है, ये अगर 5 है, तो ये जो है 9 ही होगा, ऐसा गारंटी नहीं है। ये 9 भी हो सकता है, 8 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, बहुत कुछ डिफरेंट वैल्यूज हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन डायरेक्शंस। तो यहाँ पे इन दोनों को ऐड करने से रिजल्ट हमको ये मिल रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं रिजल्टेंट। तो ये हुआ रिजल्टेंट ऑफ S1 एंड S2, S1 S2 का ये रिजल्टेंट कहलाएगा। और उसके बाद यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसके बारे में, ट्रायंगल ला। ट्रायंगल ला जो भी है इस डायग्राम से ही बन रहा है। इस डायग्राम में जो है वही लिखा हूँ यहाँ पे। क्या लिख रहा हूँ मैं, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन कमा मैग्नीट्यूड, मतलब ये लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करना चाहिए और ये लेंथ इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करना चाहिए। मतलब प्रोपोर्शनलिटी रहेगा तो काफी है, प्रोपोर्शनलिटी रहेगा तो काफी है। मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वेक्टर ही होना चाहिए, जरूरी नहीं है ये कोई V1 ये V2 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट V होगा, ये कोई F1 ये F2 है तो इन दोनों का रिजल्टेंट ये F होगा। तो यहाँ पे ये लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को इक्वल होना जरूरी नहीं है, होगा तो भी चलेगा, अगर इक्वल नहीं है सिर्फ प्रोपोर्शनल है तो भी चलेगा। मतलब दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है कैसे, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड, यहाँ पे दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया गया है कैसे, इन डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। डेफिनेटली वेक्टर मतलब डायरेक्शन मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करते ही है, लेकिन परफेक्शन के लिए फिर से एक बार वहाँ पे लिखा जा रहा है। ये पार्ट को नहीं भी लिखोगे तो कुछ खास फर्क पड़ने वाला नहीं है, स्टेटमेंट के परफेक्शन के लिए इसको लिखा जा रहा है। मतलब वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मतलब कोई बोलेगा कि मैं सिर्फ वेक्टर डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट नहीं कर रहा हूँ फिलहाल में, तो कोई बोल सकता है। इसीलिए कुछ चांस ना देने के लिए, कोई भी गलत होने का चांस को ना देने के लिए, स्टेटमेंट को परफेक्ट बनाने के लिए ये बात यहाँ पे ब्रैकेट में लिखा जा रहा है। इफ टू वेक्टर्स, ये दो वेक्टर्स, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन डायरेक्शन मैग्नीट्यूड एज साइज,
ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के साइड्स जैसा, ट्रायंगल के साइड्स जैसा दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे? इन ऑर्डर, ये दोनों ऑर्डर में होनी चाहिए। ऑर्डर मतलब एक वेक्टर ऐसे तो दूसरा ऐसे, ऐसे ना कि ये कैसे रहेगा दूसरा ऐसे रहेगा, ऐसा नहीं होनी चाहिए। कंटिन्यूएशन होनी चाहिए, कहानी का कंटिन्यूएशन जैसा लगनी चाहिए, कहानी का कंटिन्यूएशन जैसा लगनी चाहिए। सो इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड, थर्ड साइड, तो ये दोनों ट्रायंगल के दो साइड्स हैं, इन ऑर्डर रिप्रेजेंट किए गए हैं। तो थर्ड साइड, ये है थर्ड साइड, दिस थर्ड साइड, दिस थर्ड साइड इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट। थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये भी देख लो एक बार, इन ऑपोजिट ऑर्डर, ये दोनों चार्ट में देखो, ये दोनों ऐसे ऑर्डर में, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, तो ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में, ये दोनों एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में है, ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, क्लॉकवाइज ऑर्डर, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर, क्लॉकवाइज ऑर्डर। तो ये दोनों जिस ऑर्डर में है उस ऑर्डर में ये नहीं है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है। सो थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी रिजल्टेंट, विल बी, दैट इज द ट्रायंगल लॉ स्टेटमेंट। ट्रायंगल लॉ कहता है, जो भी इस डायग्राम में देखने को मिल रहा है वही कहता है कि दो वेक्टर्स को ट्रायंगल के साइड्स जैसा अगर दिखाया जाएगा ऑर्डर में, दो वेक्टर को ट्रायंगल के साइड्स जैसा दिखाया जाएगा ऑर्डर में, तो थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन ऑपोजिट ऑर्डर विल बी द रिजल्टेंट। इस स्टेटमेंट के आधार पे फिर डायग्राम बनाता हूं, क्या मतलब है, तो वही फिर एक और बात, नई बातें हैं। अगर आप लोग अपने 8th क्लास, 7th क्लास, 9th क्लास, 10th क्लास में जो पढ़े हैं उससे कंपेयर करेंगे तो एकदम नई बातें यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है। वेक्टर्स एकदम नया दुनिया है। जो भी तुमने ऑलरेडी फिजिक्स पढ़े हो 11th 12th सॉरी 7th 8th 9th 10th में, उसी फिजिक्स को आगे अच्छे से आगे बढ़ाने के लिए वेक्टर्स नाम की कहानी जरूरत है, क्योंकि फिजिकल क्वांटिटीज में क्लियरली देखने को मिल रहा है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज के लिए डायरेक्शन के बारे में भी बात कर रहे हो, तो डायरेक्शन के साथ उसको हैंडल करना पड़ेगा, तो डायरेक्शन के साथ हैंडल करना पड़ेगा, तो कैसे हैंडल करेंगे वही यहाँ पे वेक्टर्स में देखा जा रहा है। इस वेक्टर्स नाम का चैप्टर से एक भी क्वेश्चन तुम्हारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं भी आएगा तो भी दिस इज वेरी 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 वैल्यूएबल, क्योंकि फिजिक्स में कोई भी चैप्टर में कोई ना कोई वेक्टर मिलेगा तुमको वहाँ पे। काइनेमेटिक्स में वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, डिस्प्लेसमेंट, सब वेक्टर्स। आगे न्यूटन लॉस ऑफ मोशन में जाओगे तो वहाँ पे मोमेंटम वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वहाँ से आगे बढ़ोगे तो वर्क एनर्जी पावर, वर्क वेक्टर नहीं है लेकिन वर्क जिससे, वर्क जो है दो वेक्टर्स से बनता है, पावर जो है दो वेक्टर्स से बनता है, तो वर्क एनर्जी पावर तीनों वेक्टर्स नहीं है लेकिन वेक्टरों से ही ये बनते हैं। तो लाइक दैट कोई भी चैप्टर में जाओ वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब इलेक्ट्रिसिटी में चले जाओ, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में चले जाओ, वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा, दैट इज वेक्टर। तो कोई भी चैप्टर में चले जाओ वहाँ कोई ना कोई वेक्टर मिल जाएगा। कुछ वेरी फ्यू चैप्टर्स आर देयर, वेरी वेरी फ्यू चैप्टर्स आर देयर इन व्हिच देयर इज नो यूसेज ऑफ इंफॉर्मेशन व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंडिंग इन वेक्टर्स। वेक्टर्स में सीखे गए इंफॉर्मेशन जो है कुछ 3-4 चैप्टर्स में बिल्कुल यूज नहीं होंगे, अब उसको छोड़ के बाकी सब में वेक्टर्स का नॉलेज यूज होगा। सो वेक्टर्स इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग to understand any of the chapter in the physics. Once you understand, then you can handle any problem. Without understanding, you cannot handle any problem. So if you want to understand any of the chapter of physics, you have to be very clear with the vectors. तो जो बात हम यहाँ पे कर रहे हैं ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, ये कोई ऐसी वैसी बात नहीं है, बहुत जबरदस्त बहुत यूजफुल बात है। वैसे मीनिंग तो हर जगह रहता है, फिजिक्स में कण कण में मीनिंग रहता है, जहाँ जहाँ मीनिंग है वहाँ वहाँ जिंदगी है, जहाँ जहाँ मीनिंग नहीं है वहाँ वहाँ जिंदगी नहीं है। तो फिजिक्स में जितनी अच्छी जिंदगी है और किसी और में हो ही नहीं सकती। चलो कहाँ पहुँच गए हम लोग, ट्रायंगल लॉ की कहानी पे पहुंच गए। हमने बनाया डायग्राम से ट्रायंगल लॉ, अब फिर ट्रायंगल लॉ से डायग्राम फिर बनाता हूं, जैसे हमको कुछ काम नहीं है वैसे बोल सकते हो, या फिर बातें नई नहीं है, नई बातें हैं तो एक से दो बार उसको रिपीट करके समझेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो ट्रायंगल लॉ क्या कहता है, ट्रायंगल लॉ कहता है इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, बराबर है, एक वेक्टर ऑर्डर में है ना, इफ टू वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, इसका नाम ए बार कहता हूं, इसका नाम बी बार कहता हूं। तो थर्ड साइड, ये जो थर्ड साइड है, थर्ड साइड इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट, थर्ड साइड जो है, ये थर्ड साइड जो है इन दोनों का रिजल्टेंट, इसका नाम अगर मैं सी लिखूंगा तो सी होगा क्या, ये और बी का रिजल्टेंट। फिर वंस अगेन वही ट्रायंगल लॉ के आधार पे एक और डायग्राम बनाता हूं, एक वेक्टर बन गया ऐसे, एक वेक्टर बन गया ऐसे, इसका नाम पी बार है, इसका नाम क्यू बार है। वंस अगेन हियर आल्सो देयर आर टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, वंस अगेन ये दोनों ऑर्डर में ऐसे ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, ये दोनों का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी ये दोनों का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये दोनों का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज नहीं, ये दोनों का ऑर्डर क्लॉकवाइज, ये दोनों का ऑर्डर क्लॉकवाइज, दोनों का ऑर्डर क्लॉकवाइज, ये दोनों का ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज, ये एंटी क्लॉकवाइज है, इसके अपोजिट में क्लॉकवाइज रिजल्टेंट मिल जाएगा। ये क्लॉकवाइज ऑर्डर में दोनों हैं तो एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में रिजल्टेंट मिलेगा, एंटी क्लॉकवाइज ऑर्डर में ये थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल इन रिवर्स ऑर्डर इज गोइंग टू बी रिजल्टेंट, आर लिखता हूं इसको, तो आर इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ पी एंड क्यू। सो ट्रायंगल लॉ जो कह रहा है उसके आधार पे यहां पे डायग्राम बना रहा हूं। मान लो एक वेक्टर ऐसे है पी बार और एक वेक्टर ऐसे है बी बार, ये पी बार, ये पी बार। अब इसके लिए ट्रायंगल लॉ बना नहीं सकते हम लोग, इसके लिए ट्रायंगल लॉ हम बना नहीं सकते क्योंकि ये दोनों ऑर्डर में नहीं है, एक वेक्टर इधर है, एक वेक्टर ऐसे है और एक वेक्टर ऐसे है, ये दोनों ऑर्डर में नहीं है। अब ऑर्डर में नहीं है तो फिर ट्रायंगल अप्लाई नहीं कर सकते, नहीं फिर भी अप्लाई करना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा, ऑर्डर में बनाना पड़ेगा। जो ऑर्डर में नहीं है उस ऑर्डर में कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां लगा दो, ये बी बार नाम का वेक्टर को यहां से उठाकर यहां पे लगा दिया। और खास बात इंपॉर्टेंट पॉइंट ये देख लो कि कोई वेक्टर यहां पे ऐसे है, कोई तो ये बार नाम का वेक्टर है, इस ये बार नाम का वेक्टर को यहां से उठाकर यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, कहीं भी लगा सकते हो, लेकिन दो बातें नहीं चेंज होनी चाहिए, एक उसका मैग्नीट्यूड, दूसरा उसका डायरेक्शन। बदलता है डायरेक्शन नहीं बदलता। मान लो कोई वेक्टर ऐसे है, ये कोई वेक्टर ऐसे है, इस वेक्टर को यहां से उठाकर यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, यहां लगा सकते हो, इधर ले जा सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होना चाहिए। मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा, लेंथ चेंज नहीं हो रहा, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा, डायरेक्शन भी चेंज नहीं होनी चाहिए, मैंने इसे रोटेट नहीं किया इसको, डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए। ये वेक्टर कोई है तो इस वेक्टर को यहां से हटा के यहां लगा दिया जा सकता है, यहां लगा दिया जा सकता है, यहां लगा दिया जा सकता है, इधर लेके आ जाओ, 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 कहीं भी विदाउट चेंजिंग द डायरेक्शन।
डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, जो ऐसा डायरेक्शन वही डायरेक्शन के साथ आगे लेके आओ, ऊपर लेके जाओ, नीचे लेके आ जाओ, पीछे लेके चले जाओ, कुछ भी कर सकते हो। इफ एनी वेक्टर, अब ये कोई वेक्टर है, ये कोई वेक्टर है, अब इसको मैं यहाँ से उठाकर यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, आगे लेके आ सकता हूँ, पीछे लेके जा सकता हूँ, इधर लेके जा सकता हूँ, कहीं पे कुछ भी कर लो, उसका डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए और उसका मैग्नीट्यूड भी नहीं बदलनी चाहिए। सो किसी वेक्टर का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड ना बदलते हुए उसको कहीं पे भी लेके जा सकते हो। ऐसा नहीं कहीं पे है तो उसको वहीं रख सकते हो, वहां से हिला नहीं सकते, ऐसी बात नहीं है। कोई वेक्टर यहाँ पे है तो उठा के यहाँ लगाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कहीं भी लगा लो, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, डायरेक्शन नहीं बदलनी चाहिए, मैग्नीट्यूड नहीं बदलनी चाहिए, ये दोनों को ना बदलते हुए जो चाहो वो कर सकते हो। तो पी बार है यहाँ पे रहने दो, बी बार यहाँ पे जो था उसको मैं नीचे लेके आ गया, अब ये दोनों को देखो आर्डर में है, अब ये दोनों आर्डर में है, ये दोनों आर्डर में नहीं है, ये दोनों कैसे आर्डर में नहीं, ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 घूम के क्लॉकवाइज का कहानी चल रहा है, ऐसे ऐसे दूसरा कहानी चल रहा है, तो ये दोनों आर्डर में नहीं, लेकिन ये दोनों आर्डर में है, ऐसे ऐसे आर्डर 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 आर्डर, तो ये अब ये दोनों से ट्रायंगल बन रहा है। नाउ यू कैन से, अब इसको हटा दो, इसको हटा दिया हमने, बी बार ऐसे दिया था, हटा दिया बोलने के लिए ऐसे करता हूँ, दिया था ऐसे बी बार हमको डायग्राम में, अब उसको हटा दिया मैंने, अब बी बार ऐसे यहाँ पे आ गया, ये बी बार है, ये बी बार है, अब ये दोनों आर्डर में है, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट और ये एंडिंग पॉइंट। अदरवाइज ये ट्रायंगल के हिसाब से दीस आर टू वेक्टर्स एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल टेकन इन ऑर्डर, देन थर्ड साइड इन ऑपोजिट ऑर्डर, ऑपोजिट ऑर्डर मतलब ये दोनों को ऑपोजिट ऑर्डर ऐसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज में से घूम रहा है, इसका ऑपोजिट ऑर्डर मतलब ऐसे है। दिस इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट ऑफ पी बार एंड बी बार। इसका नाम क्या लिखूं, क्यू लिखता हूं मान लो, तो क्यू जो है पी और बी का रिजल्टेंट है। सो दिस इज हाउ यू कैन ड्रॉ नंबर ऑफ डायग्राम्स यूजिंग द ट्रायंगल लॉ। अब इसी ट्रायंगल लॉ में एक कदम और आगे बढ़ाते हैं, इसी ट्रायंगल लॉ में एक कदम और हम आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है सी बार इज इक्वल टू ए बार प्लस बी बार, क्योंकि ए बार बी बार आर्डर में है और ये सी बार रिजल्टेंट हो रहा है। इसको मैं लिखता हूँ ए बार प्लस बी बार, सी बार को लेके आ जाओ माइनस सी बार इज इक्वल टू, इक्वेशन कैसे लिखा जा सकता है, सी के आगे माइनस है, बी के आगे प्लस है, ये के आगे कुछ नहीं है, कुछ नहीं मतलब प्लस ही। देखो यहाँ पे सेम आर्डर में रहने वाले ये दोनों को, सेम आर्डर में रहने वालों को सेम साइन मिला और अपोजिट आर्डर में रहने वाला को अपोजिट साइन मिला, और इसी को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस ए बार माइनस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये और बी का आर्डर सेम है, साइन सेम है, जिनका आर्डर सेम है उनका साइन सेम है, जिनका आर्डर अपोजिट है उनका साइन भी अपोजिट है। इस बात को याद रखते हुए अब हम यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बनाते हैं और उसके लिए रेस्पेक्टिव इक्वेशन बनाते हैं। इससे पहले तो ट्रायंगल के स्टेटमेंट के आधार पर डायग्राम बनाया था। यहाँ पे दो वेक्टर्स अगर ऑर्डर में है तो तीसरा साइड जो है ट्रायंगल का दैट इज गोइंग टू बी द रिजल्टेंट। इस बात के आधार पर नंबर ऑफ डायग्राम्स मैंने बनाया था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करके पॉइंट को समझा मैंने। क्या पॉइंट को समझा कि आर्डर में रहने वालों को सेम साइन मिलता है, सेम आर्डर में रहने वालों को सेम साइन मिलता है और अपोजिट आर्डर में रहने वालों को अपोजिट साइन मिलता है। इस बात को समझते हुए अब यहाँ पे नंबर ऑफ डायग्राम्स बनाता हूँ मैं। ये वेक्टर है ए बार बी बार सी बार पी बार क्यू बार आर बार, ये एक्स बार वाई बार जेड, ऐसे 3 डायग्राम्स यहाँ पे दिए गए हैं। और यहाँ पे अभी ये डायग्राम पूरे नहीं है, मतलब कंप्लीट डायग्राम नहीं है, इसके अंदर एरो मार्क्स देना बाकी है। ऐसे एरो मार्क्स हैं इधर, इसमें देखेंगे तो एरो मार्क ऐसे हैं, ऐसे हैं, और इसमें एरो मार्क्स देखेंगे तो कुछ ऐसे हैं। इसका एक्स का एरो मार्क इधर, जेड का डायरेक्शन इधर, वाई का डायरेक्शन इधर, ऐसे। अब ये डायग्राम्स को देख के हमको इक्वेशन लिखना है, ये डायग्राम्स को देख के इक्वेशन लिखना है। हमारा काम फिलहाल डायग्राम को देख के इक्वेशन लिखना है। इस डायग्राम से इक्वेशन क्या बनेगा, देखो यहाँ पे ये जिस आर्डर में है बी भी उसी आर्डर में है, सी भी उसी आर्डर में है, हर कोई एक ही आर्डर में है, हर कोई एक ही आर्डर में है, मतलब हर किसी के लिए एक ही साइन मिलता है, सबके लिए एक ही साइन। क्या बोलते हैं, अल्फाबेटिक आर्डर में लिख लेते हैं तो आना ही है। सेम आर्डर वालों को सेम साइन। तो यहाँ पे देखो पी बार इस आर्डर में है, आर बार भी उसी आर्डर में है, दोनों सेम आर्डर, पी बार आर बार सेम आर्डर में। तो पी के लिए पॉजिटिव साइन अगर होगा तो आर के लिए भी पॉजिटिव साइन होगा, और ये दोनों आर्डर जो भी है उसके अपोजिट में क्यू का आर्डर है, क्यू का आर्डर जो है इन दोनों का आर्डर के अपोजिट में है, तो माइनस पी और आर और पी सेम आर्डर में, आर पी सेम आर्डर में, सेम आर्डर वालों को सेम साइन, और क्यू अपोजिट आर्डर नेगेटिव साइन, अपोजिट साइन। इसमें कौन कौन सेम आर्डर में है, इसमें देखो तो एक्स और वाई सेम आर्डर में, एक्स और वाई सेम आर्डर में, जेड अपोजिट आर्डर में, एक्स प्लस वाई ये दोनों सेम आर्डर में है, और जेड जो है अपोजिट आर्डर में, इज इक्वल टू, सो लाइक दिस यू कैन राइट द इक्वेशन। सो दीज आर द डेवलपमेंट्स। तो आज की कहानी में क्या क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं। सबसे पहले हमने हेडिंग बनाया एडिशन ऑफ वेक्टर्स, वेक्टरों का एडिशन के बारे में बात करना हमारा इंटरेस्ट था यहाँ पे, पूरा भी कर लिया ऑलमोस्ट, पूरा नहीं बहुत कहानी इसके अंदर। वेक्टर देखा से दो स्टेट होगा और वो अपोजिट आर्डर में होगा, उसके आधार पे नंबर ऑफ डायग्राम्स हम इसके लिए बना चुके थे। और उसके बाद उसी ट्रायंगल के आधार पे ये डायग्राम भी हमने बनाया। यहाँ से इक्वेशन थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे देख रहे हैं, और इसमें एक पॉइंट समझने को मिल रहा है हमको, ये कि सेम आर्डर में रहने वालों को सेम साइन, अपोजिट आर्डर में रहने वालों को अपोजिट साइन मिलता है करके हमको समझ में आ रहा है। तो उस बात के आधार पे यहाँ पे देखेंगे तो हर कोई सेम आर्डर में है, सब एक साइन। यहाँ पे पी आर और पी सेम आर्डर में है, आर और पी के लिए सेम साइन, क्यू अपोजिट आर्डर में है, नेगेटिव साइन। फिर यहाँ पे वाई और एक्स सेम आर्डर में है, सेम साइन, और जेड जो है अपोजिट आर्डर में है तो नेगेटिव साइन, इज इक्वल टू 0। दिस इज हाउ यू कैन राइट इक्वेशंस फ्रॉम द डायग्राम। तो ऐसा हमको समझ बढ़ाना है, पहले क्वेश्चन कैसे बनेगा, क्या आंसर होगा, बात की बात है, समझ बढ़ाओ, और जो भी हम कर रहे हैं मीनिंगफुल बातें कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये देखते चलो। और आज के क्लास के एंड में ये ट्रायंगल लॉ से रिलेटेड ही फाइनल कंक्लूजन देखते हैं। मान लो किसी ने ऐसे दिया एक वेक्टर एक वेक्टर एक वेक्टर करके 3 वेक्टर्स दे दिया। 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। नाम इनके दे दिए हैं ए बार बी बार सी बार। 3 वेक्टर्स आर देयर व्हिच आर रिप्रेजेंटेड एज साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। अब इक्वेशन क्या होगा, किसी ने पूछा इक्वेशन क्या होगा, ये जानने के लिए डायरेक्शन चाहिए हमको। डायरेक्शन के आधार पे हर कोई सेम आर्डर में है कि नहीं है कि क्या है समझ में आएगा, फिर उसके आधार पे डेफिनेटली कैन राइट इक्वेशन। लेकिन जो क्वेश्चन पूछ रहा है, पूछने वाला क्या पूछ रहा है, बस मैं इतना ही जानता हूं और इनके डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं जानता हूं। उनके मैग्नीट्यूड तो इतनी है, ए का मैग्नीट्यूड इतना है, बी का मैग्नीट्यूड इतना है, सी का मैग्नीट्यूड इतना है,
ए का मैग्नीट्यूड इतना, बी का मैग्नीट्यूड इतना, सी का मैग्नीट्यूड इतना मैं जानता हूं, डायरेक्शन के बारे में मैं नहीं जानता हूं, ऐसा बोल रहा है कौन? क्वेश्चन पूछने वाला इतना डायग्राम दिया है, इतना इन्फॉर्मेशन दिया है, एरो मार्क्स के बारे में, डायरेक्शन के बारे में पता नहीं है करके कह रहा है। हाँ, इतना तो कह रहा है कि डायरेक्शन, ये का डायरेक्शन किधर होगा, या तो इधर या तो इधर, इतना पता है कि डायरेक्शन इधर या इधर होगा, लेकिन ये दोनों में से कौन सा पता नहीं है, सी का डायरेक्शन इधर या इधर पता नहीं है, कौन सा एक्चुअल डायरेक्शन, ऐसा इन्फॉर्मेशन दिया है, तो फिर हम इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। क्या लिख सकेंगे इक्वेशन? हर कोई सेम आर्ट में होगा तो ये बार प्लस बी बार प्लस सी बार इज इक्वल टू 0 होगा, अगर सेम आर्ट में होगा तो लेकिन सेम आर्ट में है कि नहीं पता नहीं है। मान लो ये और बी सेम आर्ट में है, सी अपोजिट आर्ट में है तो माइनस आएगा। मान लो ये और सी सेम आर्ट में है, बी अपोजिट आर्ट में, तो बी के लिए माइनस आएगा। तो कुल मिला के इस कहानी में यहाँ पे प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, और यहाँ भी प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, ऐसा हम बोल सकते हैं, या फिर यहाँ पे हटा भी सकते हैं। हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये का कोई तो डायरेक्शन है, कोई तो आर्डर है, उसी आर्डर में बी रहेगा तो प्लस होगा, नहीं रहेगा तो माइनस होगा, और ये के आर्डर में ही सी रहेगा तो प्लस होगा, नहीं रहेगा तो माइनस होगा। इससे ज्यादा दूसरे पॉसिबिलिटीज नहीं है। ये जो भी आर्डर में है उसी आर्डर में बी होगा तो प्लस, नहीं होगा तो माइनस, उसी आर्डर में सी होगा तो प्लस, नहीं होगा तो माइनस, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। तो यहाँ पे प्लस और माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। फाइनली इज इक्वल टू 0। मतलब जब यहाँ पे डायरेक्शंस के बारे में पता नहीं है कहा जाएगा, तब यहाँ पे हम साइन के बारे में भी बोलेंगे नहीं पता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, दोनों में से कौन सा होगा नहीं पता, क्योंकि डायरेक्शन तुमने ठीक से नहीं बताई है, इसलिए हम इक्वेशन परफेक्टली नहीं बता पाएंगे, लेकिन फिर भी कुछ इक्वेशन हम यहाँ बता पा रहे हैं। और इसमें से एक खास कंक्लूजन निकलता है। खास कंक्लूजन क्या है, लिखते हैं, इफ 3 वेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड एज नो ऐसा, इफ 3 वेक्टर्स, स्टेटमेंट ये नहीं लिखना है, if 3 vectors are such that a bar plus or minus b bar plus or minus c bar is equal to 0, then the 3 vectors can be, आगे की बात लिखेंगे। पहले देखो यहाँ पे, अगर ऐसी कहानी है तो ऐसा इक्वेशन बना सकते हैं। इसका मतलब ये भी है कि अगर इक्वेशन ऐसा है हमारे पास तो ऐसा डायग्राम बना सकते हैं। ऐसा इक्वेशन है, ऐसा इक्वेशन मतलब ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार है तो ये डायग्राम बना सकते हैं। यहाँ पे एरो मार्क तो दिखाई नहीं हमने। ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार के लिए डायग्राम बन सकता है, ए बार माइनस बी बार माइनस सी बार के लिए डायग्राम बन सकता है, ए बार प्लस बी बार माइनस सी बार के लिए डायग्राम। ये डायग्राम जो है किस किस के लिए बन सकता है, कौन से सिचुएशन के लिए बन सकता है? ऐसा इक्वेशन के लिए डायग्राम चलेगा, ऐसा इक्वेशन के लिए डायग्राम चलेगा। इसके अंदर एरो मार्क्स भी डालना पड़ेगा, लेकिन हम नहीं चाहते, हमको नहीं चाहिए एरो मार्क्स नहीं चाहिए, इतना काफी है मुझे, मतलब कंप्लीट मुझे नहीं चाहिए, इतना इनकम्प्लीट डायग्राम। ये डायग्राम इसके लिए गलत तो नहीं है, ये डायग्राम इस इक्वेशन के लिए गलत नहीं है, इस इक्वेशन के लिए भी ये डायग्राम बना सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए भी डायग्राम बना सकते हैं, इस इक्वेशन के लिए भी। बस काफी हो गया सर। इतने सारे सिचुएशंस के लिए, मतलब 3 वेक्टर्स के बीच का रिलेशन इनमें से कोई भी हो तो ये डायग्राम चलेगा, ये डायग्राम चलेगा। इस डायग्राम में हम एरो मार्क्स नहीं बनाए, एरो मार्क्स बनाते हैं सबके लिए नहीं चलेगा, किसी एक के लिए चलेगा। एरो मार्क्स बना दूंगा इन सबके लिए नहीं चलेगा, किसी एक के लिए चलेगा। एरो मार्क्स नहीं बनाया इसीलिए इन सबके लिए ये चलेगा, मतलब परफेक्टली नहीं चलेगा, लेकिन पार्शियली तो चलेगा। पार्शियल फैक्ट तो है, इसमें का पार्शियल फैक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें का पार्शियल फैक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, इसमें का पार्शियल फैक्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दिस डायग्राम इज करेक्ट फॉर ऑल दीज सिचुएशंस। उन सारे, ये सारे इक्वेशंस को एक इक्वेशन में देखना चाहते हो तो ऐसे देख सकते हो, a bar plus or minus b bar plus or minus c bar nothing but it may be a plus b plus c is equal to 0, otherwise it may be a plus b minus c is equal to 0, otherwise it may be that one or this one। तो वो चारों इक्वेशंस को कंबाइन करके ऐसे बोल, मतलब किसी 3 वेक्टर्स के बीच में ऐसा रिलेशन है, ऐसा रिलेशन मतलब ये चारों में से कोई तो रिलेशन है, किसी 3 वेक्टर्स के बीच में उन चारों में से कोई तो रिलेशन है, तो उसको यहाँ पे ऐसे कहा जा सकता है। ऐसे अगर कहा जाएगा तो फिर उनको ऐसे दिखाया जा सकता है, मतलब if 3 vectors are such that a bar plus or minus b bar plus or minus c bar is equal to 0, then the 3 vectors can be represented as sides of a triangle। अगर कोई भी 3 वेक्टर्स के बीच में ये कोई तो रिलेशन है, ये चारों में से कोई तो रिलेशन है, तो वो 3 वेक्टर्स को ट्रायंगल के साइड जैसा दिखाया जा सकता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन ऑफ ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ का कंक्लूजन ये जो है बहुत खास है, बहुत ही खास है। क्या खासियत है इसके अंदर? मतलब 3 वेक्टर्स को ट्रायंगल के साइड जैसा हमने दिखा दिया तो कोई बड़ा तीर मार लिया क्या? कोई बहुत बड़ा काम कर लिया क्या? जरूर बहुत बड़ा काम कर लिया है। क्या है, क्या कौन सा बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, ये हम देखेंगे अगला क्लास में। 3 वेक्टर्स को ट्रायंगल के साइड जैसा रिप्रेजेंट अगर करने में कामयाब हो जाएंगे तो कौन सी बड़ी बात बन जाती है, ये हम देखेंगे।